जन साहब, आई स्टार्ट विद यू। मुझे ये बताइएगा कि दोनों फरीकैन जो हैं उनकी तरफ से मुतज़ाद दावे सामने आ रहे हैं, बट मिलिट्री पर्सपेक्टिव से अगर मैं आपसे पूछूं तो इस वॉर में अभी तक आप क्या समझते हैं कि किस फरीक का हाथ ज़्यादा भारी है, या जो है वो राइट डायरेक्शन में जा रहा है मिलिट्री स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ व्यू से? मैं समझना चाहता हूँ आपसे। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहली बात तो ये जी कि वी आर गोइंग थ्रू द टाइम जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, फॉग ऑफ वॉर है, मुतज़ाद दावे हैं। ईरान के दावे जो हैं वो बहुत डिफरेंट हैं, जो अमेरिकन दावे हैं वो बहुत डिफरेंट हैं, इजरायली दावे जो हैं बहुत डिफरेंट हैं। और जो ख़त्े के जितने भी ममालिक हैं वहाँ पे भी जो बमबारी हो रही है, मिज़ल्स आ रहे हैं, जो जहाज़ गिर रहे हैं, उनके बारे में मुतज़ाद ख़बरें आती हैं। बट इन नटशल ये है कि इस वक्त जो सिचुएशन है वॉर की, वो ये है कि ये विद द पैसेज ऑफ टाइम एस्केलेट हो रही है, बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। अगर हम समझने की कोशिश करें तो इसराइल और अमेरिका का शायद ये ख़्याल था कि बहुत एक क्विक वॉर होगी और बहुत क्विकली वो एक विक्ट्री अनाउंस करके इस वॉर से एग्ज़िट कर जाएंगे। मेरा ख़्याल है अभी वो सिचुएशन ऐसी नहीं है, क्योंकि इसमें पूरा खित्ता इन्वॉल्व हो चुका है। नंबर टू, ईरान ने ऑल्दो बहुत पहले कहा था कि हमारे ऊपर जब हमला हुआ तो हम सारी जो बेसेस हैं गल्फ़ में उन पे हमला करेंगे अमेरिकन। वो कर भी रहे हैं, तो बट इसका ये डबल एज्ड वेपन है। हो सकता है ईरान ने ये सोचा हो कि हम जब ये करेंगे तो खित्ते के ममालिक जंग जल्दी बंद करवा दें। एट द सेम टाइम अभी खित्ते के ममालिक जो हैं वो भी सोच रहे हैं और वो फील कर रहे हैं कि उनकी सॉवरेनिटी ब्रीच हुई है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि जितने भी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, ऑयल रिच कंट्रीज़ हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑयल और जो लार्जेस्ट रिजर्व्स हैं दुनिया के, इन सारी कंट्रीज़ को मिला के हैं, ये पिछले 50-52 सालों से एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला जो यूएसए का प्रॉमिस था उसके नीचे रह रहे थे। बट अनफॉर्चुनेटली अभी, और जो पहले कतर में हमला हुआ था ईरान की तरफ से ही, उसमें दो चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं। नंबर वन, कि आप सिक्योरिटी आउटसोर्स नहीं कर सकते और किसी पे बैंक नहीं कर सकते। और नंबर टू ये है कि अमेरिका का इस वक्त जो मेन फोकस है वो अमेरिकन फोर्सेस की प्रोटेक्शन है और इसराइल की प्रोटेक्शन है। ठीक है। इसलिए उनका जो डिफेंस है वहाँ पे नहीं है। अभी कमिंग ओवर टू द फ्यूचर ऑफ द वॉर, आई सी कि ये अभी कुछ अरसा कन्फ्यूजन जो है रहेगी, कुछ अरसा ये जो जंग है जारी रहेगी। पल्ला भारी होने की बात आपने की, उसमें वो जो अपेरेंट नज़र आ रहा है कि ईरान के पास एक डेप्थ है, जो कन्वेंशनल मिज़ाइल्स हैं उनमें मुख्तलिफ़ किस्मों की, और शायद ये पिछले 4-6 महीने में उसमें कुछ इजाफा भी हुआ है। लेकिन जो एयर पावर है, जो टेक्नोलॉजी है, जो एयर डिफेंस सिस्टम है और जो इकॉनमी है, वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज पे हैं। मे भी जो इनके मिज़ाइल हैं वो लंबा अरसा चलें। जो अमेरिका और इसराइल है, दे आर दी बिगेस्ट मिलिट्री मशीन्स टुगेदर। और अभी आज मैंने सुना है कि ऑस्ट्रेलिया भी अपने 2 बैरी जंगी जहाज़ जो है इधर भेज रहा है। तो उस लिहाज से अगर मिलिटरली और प्योरली फ्रॉम दी कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर हार्ड देखें तो अमेरिका भारी है। हाउएवर, लास्ट पॉइंट, ईरान इज़ अ रेजिलिएंट नेशन। मेरे ख्याल में ईरान जो है वो उसका पेन थ्रेशोल्ड ज़्यादा है और इस वॉर को वो प्रोलॉन्ग करेंगे। वो हर्ट हैं स्पेशली बिकॉज ऑफ द असैसिनेशन ऑफ देयर रूहानी पेशवा। और कौम जो इकट्ठी हो गई है, इंस्टेड ऑफ रिजीम चेंज वहाँ पे कुछ और ही मनाज़र जो हैं वो। राइट डॉक्टर साहबा, अब टुडे इज 6th डे ऑफ दैट वॉर। आप अमेरिका जी और इसराइल को अपने जो वॉर ऑब्जेक्टिव्स हैं उनसे कितना दूर या करीब देख रही हैं? दोनों को ज़रा अलग करके जो है वो देखिएगा कि ये कितना करीब या दूर है अपने वॉर ऑब्जेक्टिव्स। मेरा ख्याल है कि जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने तो अपना ऑब्जेक्टिव अचीव किया है, क्योंकि पिछले 2 साल से उनका एक ही ऑब्जेक्टिव था और वो ये था कि इस जंग में वो डायरेक्टली अमेरिका को घसीट लाएं। 2 दफा उन्होंने गजा की वॉर में इसकी कोशिश की, फिर 2025 में इसकी कामयाब कोशिश की, और अब फाइनली बिल्कुल ये जंग जो है ये ईरान अमेरिका जंग बन गई। तो इसराइल का तो ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ है, लेकिन इस इजरायली ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए अमेरिका जो है वो मैं समझती हूँ कि फंस गया है, क्योंकि अमेरिका में अब ये तकरीबन एक फॉरगॉन कंक्लूजन बन रहा है कि ये एक
कैलकुलेशन की गलती हुई है। उनकी बड़ी सिंपलिस्टिक कैलकुलेशन थी। सिंपलिस्टिक कैलकुलेशन ये थी जी कि टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट करो, वहां पे अनरेस्ट है, उस अनरेस्ट को हमने पहले भी सपोर्ट किया था और उसकी वजह से रिजीम चेंज हो जाएगी। लेकिन जिस तौर उन्होंने देखा था, ईरान बिल्कुल उस तौर नहीं चला। ईरान में रिजॉल्व, रिजिलियंस, रिटेलिएशन, ये हमने देखा है। ये 3 आर्स हैं जो आप कह सकते हैं कि ईरान की स्ट्रैटेजी को डिस्क्राइब करते हैं। मैं ये बात पहले भी कह चुकी हूं, मैं दोबारा कह रही हूं, अमेरिका फंस गया है। और ये जॉन हॉपकिंस के एक प्रोफेसर है, उन्होंने ये बात कही है। उन्होंने कहा है जी अमेरिका फंस गया है एस्केलेशन ट्रैप में और स्मार्ट बॉम्ब ट्रैप में। और अब इसकी वजह से अमेरिका जिस स्ट्रैटेजी पे जा रहा है वो बहुत खतरनाक। और वो कैसे खतरनाक है, जरा आप उसको एक्सप्लेन करें। ईरानी खुद्स को कि वो खुद इराक से ईरान पर अटैक करें, ग्राउंड वॉर भी शुरू हो जाए। तो जो अभी जनरल साहब ने तो उसकी मिलिटरीली डायमेंशन समझाई है, मेरे ख्याल है इस वॉर में द साइकोलॉजिकल डायमेंशन इज ह्यूज। जी जी, आई वाज अबाउट टू आस्क दिस क्वेश्चन। मैं जनरल साहब से ये पूछना चाह रहा था कि आप मिलिटरीली तो उनकी डोमिनेंस, वैसे जनरल साहब बड़ा उसको इलेबोरेट किया उन्होंने, लेकिन वो मिलिटरीली तो समझ रहे हैं कि डोमिनेंस अमेरिका की और इजराइल की है, विच इज़ अ फैक्ट, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी बड़ी एडवांस है, $900 बिलियन का डिफेंस और $8 बिलियन का डिफेंस। बट साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में पूछना चाहता था, लेकिन वो अच्छा है वो उस पर आपने कमेंट किया कि आप समझती हैं कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में जो है वो डोमिनेंस ईरान की होगी और एक डर्टी गेम होगा ये जो कुर्द फोर्सेस को प्रॉक्सीज के जरिए आगे लेके जाना है। और उसमें खुद अमेरिकन समझ रहे हैं कि ये उनके लिए ट्रबल हो सकती है, क्योंकि ये इसकी एस्केलेशन जो है वो अमेरिका के लिए लॉन्ग टर्म पे ठीक नहीं है। डॉक्टर साहब, वॉर इकोनॉमी को सामने रखते हुए आप दोनों फरीकैन की कैपेबिलिटी, कैपेसिटी को देखते हुए, यानी जाहिर है सिर्फ जंग तो नहीं होती ना, अमेरिका ने सिर्फ जंग तो नहीं करनी, इसराइल का तो चले हम किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं, लेकिन अमेरिका एक सुपर पावर है, एक बड़ा मुल्क है। सो कितना सस्टेन कर सकेंगे ये दोनों फरीकैन आपके ख्याल में इस वॉर को? ये भाई साहब, आई थिंक 3 या 4 ज़मीनी हक़ाइक़ सामने रखने बेशतर उससे कि मैं कोई अपनी क्या सराई डिस्कशन के अंदर डालूं। देखिए, सबसे बड़ी ज़मीनी हकीकत है जिसका आपने अभी जिक्र किया, और वो ये है कि एक ताकत है जिसका $8 अरब का दिफाई बजट है और दूसरी ताकत है जिसका 800 अरब दिफाई बजट है। तो यहाँ पे मुकाबला हो रहा है $8 अरब का और $800 अरब का। तो इसका नतीजा क्या निकलता है? इंसानी तारीख जो है वो भरी हुई है इसके नताइज। हुआ ज़मीनी हकीकत के हवाले से ये हुआ कि जो सुप्रीम लीडर है ईरान का, उसको शहीद कर दिया गया है। दूसरी ज़मीनी हकीकत ये है कि नेवी तकरीबन ईरान की मुकम्मल तौर पे डुबो दी गई है। एयरफोर्स जो है वो बिल्कुल किसी काम करने के काबिल नहीं है, और साथ ही साथ उनका जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम का कम्युनिकेशन सिस्टम है वो तकरीबन मुकम्मल तौर पे हैक हो चुका है। और उसी के नतीजे में ये जो निशानाबाजी हो रही है, जो एग्जैक्ट निशाना ले लेते हैं इजराइल हो या अमेरिका हो ईरान की लीडरशिप का, वो इसी कम्युनिकेशन सिस्टम के जो हैक है उसके नतीजे में सामने आया। अब ईरान की कुछ स्ट्रेंथ्स भी हैं। एक स्ट्रेंथ उसकी आबादी है, 9 करोड़ की आबादी है, बहुत बड़ा मुल्क है, जोग्राफाई हवाले से बहुत बड़ा मुल्क है, उसमें पहाड़ियाँ भी हैं, माउंटेनियस टेरेन भी है, बहुत कुछ उसके अंदर है। जो माशी तौर पे सामने आया है कि 50% तो ऑलरेडी बरतानिया के अंदर जो गैस की कीमत है उसमें इजाफा ऑलरेडी आ गया है। और मेरा ख्याल है कि वो नतीजा है कि कतर ने जो ऐलान किया कि वो अपना लिक्विफिकेशन प्लांट जो है उसको बंद कर रहा है। अब नया LNG में ये होता है कि अगर आपने लिक्विफिकेशन प्लांट को बंद कर दिया, वो एक मुकम्मल ट्रेन होती है, उसको फिर कोई 2 से 3 हफ्ते लग जाते हैं अगर आपने दोबारा उसको चलाना हो। तो ये कोई 25 से 26% जो सप्लाई है गैस की, वो आप समझिए कि दुनिया भर में वो ख़त्म हो गई है। वो अगले 2 से 3 या 4 हफ्ते का उसमें लैग आ गया है और वो अब अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से यूरोप में कीमतें बढ़ गई। हम दुनिया की हमेशा बात करते हैं, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का अगर थोड़ा सा फोकस रख लें कि हमारे पर क्या असरात आ सकते हैं, माशी असरात खास तौर पे जंग के नतीजे में, तो एक बहुत बड़ी बात जो बाजी साहब ज़हन में आती है कि हमारी जो मईशत इस वक्त चल रही है, वो जो 1 करोड़ पाकिस्तानी मुल्क से बाहर रह रहे हैं,
जो $38 बिलियन उन्होंने लास्ट ईयर पाकिस्तान को भेजा है, हमारी बैरूनी मईशत जो है वो उसी के दम पे चल रही है। उसमें से $30 अरब जो है वो गल्फ से आता है। अब गल्फ में जो है वो जंग लग गई है, तो उसका असर पाकिस्तान के ऊपर क्या होगा, मैं समझता हूँ बड़ा संगीन होगा, बड़ा शदीद होगा। ठीक है। तेल के हवाले से अगर $10 की कीमत बढ़ती है आलमी मंडी में, तो तकरीबन $2 अरब का इजाफी खर्चा जो है वो पाकिस्तान को पड़ जाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं तकरीबन $25 से $30 अगर कीमत बढ़ जाती है, तो सोचिए एवरी $10 इंक्रीज के ऊपर $2 बिलियन का यहाँ पे टीका लगता है पाकिस्तान। और तीसरा ये कि हम इस वक्त सैडली एक्सटर्नल प्रेशर बेतहाशा है, लेकिन अफगानिस्तान से भी एक जंग लड़ रहे हैं, और वहाँ पे जो तखमीने मैंने देखे हैं वो भी जंग कोई वो बड़ी कीमती जंग है। उसमें कोई 30, 40, $50 मिलियन से रोजाना की बुनियाद का तकरीबन पाकिस्तान का खर्चा है। तो प्रेशर जो है वो माशी प्रेशर बहुत। डॉक्टर साहब, अगर क्विकली इस पर आप कमेंट करें, फिर मैंने जनरल साहब की तरफ जाना है। मुझे ये बताएं कि एक तो फिर आप ये जो बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है ऑयल प्राइसेस और वहाँ पर बर्डन आएगा, और ये हमारे लिए एक चैलेंज होगा। 38 बिलियन में $30 बिलियन जो है हमारा गल्फ से आता है। ये तो फिर ये भी होगा अगर ये कंपनीज जिस तरह इनका क्लोजर होगा, ये किसी और क्राइसिस में जाएंगी, तो ये तो फिर हमारे वो जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान वापस भी आएंगे, फिर बड़ा एक नंबर वापस भी आएगा। सो वो भी तो इकोनॉमी पे एक बर्डन होगा। जी बिल्कुल, खदशा दुरुस्त है आपका। शायद 5 से 10% पाकिस्तानी जो हैं जो गल्फ में रहते हैं, क्योंकि पोस्ट वॉर जो इकोनॉमीज हैं वो स्लो डाउन हो जाएंगी। उसके नतीजे में मैं समझ रहा हूँ कि मुमकिन है कि 5 से 10% लोग जो वहाँ काम कर रहे हैं, इस वक्त वहाँ कहा जाता है कि तकरीबन 70 लाख पाकिस्तानी काम कर रहे हैं। अगर 10% वापस आते हैं तो आप समझिए कि तकरीबन 70,000 पाकिस्तानी शायद उनको वापस भेजा जाए। वो फिर मजीद एक नया चैलेंज भी पाकिस्तान खड़ा हो जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।